discussed two properties or two characteristics associated with a good estimator. That is, we have discussed consistent estimator and unbiased estimator. अगर आप लोगों को कंसिस्टेंट एस्टिमेटर और अनबायस्ड एस्टिमेटर में से किसी में भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, बिकॉज नाउ आई बी डिस्कसिंग द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जिसके बेसिस पे हमें एस्टिमेटर लेना चाहिए कि हम कौन सा एस्टिमेटर हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर के नजदीक है. Are these two properties clear to you? That is an unbiased estimator and a consistent estimator. ये दोनों चीजें क्लियर हैं? क्लियर है तो हम थर्ड डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ एन एस्टिमेटर. देखो पहले लेमन टर्म्स में बताती हूँ. अगर हमारे पास दो एस्टिमेटर हैं, अभी तक हम एस्टिमेटर कैसे डिनोट करते आ रहे थे? टी एन. ये हमने स्टैटिस्टिक एस्टिमेट बोला था, है ना, एस्टिमेटर बोला था. अब मैं बोल रही हूँ हमारे पास दो एस्टिमेटर हैं, दैट इज T1 एंड T2. ठीक है, फिर हम इनका वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे. तो हमारे पास दो वेरिएंस आएंगे, वेरिएंस ऑफ T1 एंड वेरिएंस ऑफ T2. हमने अगर दो सैंपल एस्टिमेटर निकाले हैं तो उसके हमारे दो वेरिएंस आएंगे. अच्छा, अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, वेरिएंस के डेफिनेशन को याद करते हुए, आई होप डेफिनेशन ऑफ वेरिएंस, व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज इट्स इम्प्लीकेशन, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट वेरिएंस, ये डाटा के बारे में क्या डिस्प्ले करता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, हमने यूनिट 1 में की थी. तो मैं आपसे पूछ रही हूं कि अगर मैं ये बोलती हूं कि वेरिएंस ऑफ T1 इज लेस देन वेरिएंस ऑफ T2, तो हमारा T1 एक बेटर एस्टिमेटर है या T2 एक बेटर एस्टिमेटर है इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए. अगर वेरिएंस ऑफ T1 लेस देन वेरिएंस ऑफ T2 है तो हमारा कौन से वाला एस्टिमेटर एक बेटर एस्टिमेट है इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए. हमें कौन से वाला सैंपल कंसीडर करना चाहिए जो हमारा पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जैक्टली एक्सप्लेन करे. T2, Rishabh. Acha, what about others? Okay, Yash is saying T1. Okay, Vishal is saying T1. Okay. What about others? Okay, Rishabh, what is the meaning of variance? Variance क्या हमें डिस्प्ले करता है? हम सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं ना, तो वेरिएंस क्या डिस्प्ले करता है हमें? वेरिएंस हमारा यही बताता है ना कि हमारा डाटा के अंदर जो भी डिफरेंस इन पर्टिकुलर डाटा, डिफरेंस इन पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है, वही वेरिएंस बताता है ना हमारा डिस्पर्जन कितना हो रहा है. तो अगर हम लोगों का डिस्पर्जन T1 वाले सैंपल एस्टिमेट में कम हो रहा है एज कंपेयर टू द डिस्पर्जन और वेरिएंस कितना वेरी कर रहा है इन दी दिस T2 एस्टिमेट, तो हम लोगों का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करेगा, कौन सा नियरर होगा पॉपुलेशन पैरामीटर के? ऋषभ, T1 और T2. मैम हम ऐसा नहीं कह सकते कि वेरिएशन ज्यादा होगी T2 में, तो ज्यादा डाइवर्स डाटा होगा हमारा, तो हम ज्यादा नहीं, देखो वेरिएंस अगर हम लोगों ने वेरिएंस का हमारा क्या मतलब होता है कि हमारा जो डाटा है उस डाटा के बीच में हम लोगों का बहुत डिफरेंस आ रहा है, वो एक हेट्रोजीनियस डाटा है. और हमने सैंपल के स्टार्टिंग में क्या बोल दिया था कि हमारा होमोजीनियस डाटा हो तभी हम रैंडम सैंपलिंग ले सकते हैं. तो अगर वेरिएंस ज्यादा है तो हेट्रोजेनिटी है उस डाटा के अंदर. ओके, क्लियर? और अगर हम लोगों को कोई हेट्रोजेनस वाली चीज करनी है तो हमने टाइप्स ऑफ सैंपलिंग किया है ना, 2 स्टेज सैंपलिंग कर लो, मल्टी स्टेज सैंपलिंग कर लो, पहले उसको डिवाइड करो. उसके बाद जब आपने उसको छोटे छोटे सैंपल्स में डिवाइड किया है, फिर जब आप उसके सैंपल एस्टिमेट्स निकालोगे हर पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक से एसोसिएटेड, वो हमारा रैंडम सैंपल होना चाहिए, वो हमारा होमोजीनियस होना चाहिए, जिसमें हमारा वेरिएंस कम होना चाहिए. इज इट क्लियर ऋषभ? Okay, chalo. So I'll just write this down. I'll just write this entire thing down. So I said that if there are
ये हम 2 ले रहे हैं, आप इसको n भी ले सकते हो. फॉर सिंप्लीफिकेशन वी आर टेकिंग इट एज 2. इफ देयर आर 2 अनबायस्ड एस्टिमेटर. अनबायस्ड एस्टिमेटर हम लोगों ने फ्राइडे को डिस्कस किया था. अनबायस्ड क्या होता है? जिसमें हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ जो हमारा टीएन है, एस्टिमेट है, दैट इज इक्वल टू द पॉपुलेशन पैरामीटर दैट इज थीटा. आई होप आपके पास फ्राइडे के नोट्स होंगे जो हमने ट्यूटोरियल क्लास में डिस्कस किया था. सो वी आर सेइंग दैट इफ देयर आर two unbiased estimators, that is T1 and T2 of the same parameter that is theta are such that ये पॉपुलेशन पैरामीटर है कि दोनों का. अच्छा, सेम पैरामीटर मतलब क्या हुआ हमारा? एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 is equal to expectation of T2 is equal to theta. इसका मतलब ये हमारा दोनों हमारे अनबायस्ड एस्टिमेटर है. बट इवन देन हमको चूज कैसे करना पड़ेगा? ठीक है, हमने देख लिया कि ये दोनों कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है. फिर हमने देखा कि ये दोनों हमारे अनबायस्ड एस्टिमेटर है. अब इस अनबायस्ड एस्टिमेटर में से हमें कौन सा एस्टिमेट चूज करना है? इसके लिए हम थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ द सैंपल स्टैटिस्टिक or efficiency of the estimator, sample estimator. So they are such that variance of T1 is less than variance of T2. In this case, then T1, if this is the case, then T1 is called more efficient than T2 and हमारा एफिशिएंसी कितना डिफर करेगा दोनों के अंदर, कितना ज्यादा हमारा T1 एफिशिएंट है टू दी T2. तो उसके लिए हमारा हो जाएगा एंड दी एफिशिएंसी इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ T1 डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ T2. रिमेंबर जब हम लोग अनबायस्ड कर रहे थे, जब हमने क्या बोला था कि हम लोगों का बायस्ड एस्टिमेटर कितना बायस्डनेस प्रिवेल करता है, वो डिपेंड करेगा कि हमारा इसके बीच में डिफरेंस कितना है. तो कितना बायसनेस प्रिवेल करता है ये हमारा इस फॉर्मूले से पता चलता है, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल एस्टिमेट माइनस पॉपुलेशन पैरामीटर. और हमारा एफिशिएंसी का ज्यादा है as compared to the other estimate that we will get to know by this formula, that is variance of first sample estimate, that is T1 divided by variance of T2. So we say this is the efficiency of T2, sorry, T1 compared to T2 for estimating population parameter, that is theta. Just note this down quickly. Let me know when you are done and when things are clear to you. इसके बाद associated with this efficiency only हमको एक चीज डिस्कस करनी है, that is जैसे हम, चलो एक बार लिख लो फिर बता, फिर just let me know when you are done and things are clear. We'll carry on with this point. We'll write certain formulae and we'll draw a graph to understand this point better. Just let me know when you are done. Okay, Ash. All right. If anybody wants me to wait, please let me know. Otherwise, I'm moving ahead. Okay. So हमने बायसनेस वाले केस पे भी क्या डिस्कस किया था कि जैसे जैसे हम लोगों का n इंक्रीज होगा, मैं आपको एक बार डायग्राम भी दिखा देती हूँ, आपके पास भी नोट्स होंगे, कि जैसे जैसे हम लोगों
Akhil again joining in so late. I'm not allowing his entry. हाँ, हमने ये डिस्कस किया था ना यहाँ पे कि जैसे जैसे हम लोगों का ये n इंक्रीज होगा, हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ प्रोसीड करेंगे. सिमिलरली, आई होप आप लोगों को ये वाला पॉइंट याद होगा जो भी मैंने आपको डायग्राम दिखाया है. सिमिलरली, जैसे जैसे हम लोगों का n इंक्रीज होएगा, वैसे वैसे हम लोगों का जो एस्टिमेट है वो हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर के नजदीक आता जाएगा. मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हम लोगों की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, अभी लिखना मत, समझ लो, जो हम लोगों की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका वेरिएंस इक्वल टू 1 होता है. डू यू गाइज रिमेंबर दिस? वी हैव डिस्कस्ड दिस कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस हमारा 1 होता है. तो अभी हम लोग वही चीज देखेंगे क्योंकि हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस के ऊपर डिपेंड करती है. तो अभी हम वही देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोगों का n इंक्रीज करेगा ना, वैसे वैसे जो हमारा सैंपल वेरिएंस है, वैसे वैसे जो हमारा सैंपल वेरिएंस मतलब ये s स्क्वायर है, ये भी टेंडिंग टूवर्ड्स 1 होएगा. ठीक है, इतना समझ आया है? क्योंकि अभी मुझे इससे एसोसिएटेड डायग्राम बनाना है. इतना समझ आया है? ये समझ आया? मैं लिख दूंगी बट समझ आया? ठीक है. सो नाउ आई जस्ट ड्रॉ डायग्राम. एक बार देख लो फिर ड्रॉ करना इस डायग्राम को. सो अगेन इट विल बी अ बिग डायग्राम क्योंकि इसके अंदर हम 3 कर्व बनाने वाले हैं. सो पहले हमारा, ओह एक मिनट. सो इस केस के अंदर हम लोगों का n इज इक्वल टू से 20. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का जो वेरिएंस आ जाएगा, सपोज वो हमारा वेरिएंस आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय 20. ठीक है, अब हमने बोला है कि हमारा n इंक्रीज हो गया है. तो हमारा n इंक्रीज होता है तो क्या होता है, हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ प्रोसीड करते हैं. जो वो 3 डायग्राम्स मैंने आपको सेपरेटली ड्रॉ किया था, वो तीनों डायग्राम्स मैं अब सिंगल डायग्राम में ड्रॉ कर रही हूँ सो दैट हमें कंपैरिजन और ज्यादा इजीली हम लोग देख पाए. सो नेक्स्ट, सपोज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ n. So it will become somewhat like this. And suppose over here n is equal to 50. तो हमारा यहाँ पे जो वेरिएंस हो जाएगा, वेरिएंस x बार क्यों? क्योंकि हम लोग s स्क्वायर क्या लेते हैं, हम लोग यही लेते हैं ना कि हमारी x की वैल्यू कितनी डिफर कर रही है x मीन से. तो वही चीज हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो हमारा वेरिएंस हो जाएगा, इनफैक्ट नीचे वाले में भी जो 1/20 है, दिस ऑल्सो वी विल टेक एज variance in x mean is equal to 1/20 and यहाँ पे variance of x mean will be equal to 1/50. ठीक है, now suppose we are increasing further the value of n. So now this will further become a normal distribution and it will become like this. In this case, suppose n is now equal to 100. So जो हमारा variance of this sample mean हो जाएगा, that will be equal to 1/100. So what are we seeing? That as the value of this n is increasing, we are proceeding towards, ये जो हमारा variance है, इस variance की value proceeding towards, tending towards 1 होती जा रही है. और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पॉपुलेशन पैरामीटर होता है, जो सिग्मा स्क्वायर होता है, वो भी 1 होता है. तो हमारा जैसे जैसे वेरिएंस का वैल्यू कम होता जाएगा, सैंपल वेरिएंस का वैल्यू कम होता जाएगा, हम उतना ही ज्यादा पॉपुलेशन पैरामीटर के नजदीक होते जाएंगे और उस पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को इस सैंपल स्टैटिस्टिक और एस्टिमेट के बेसिस पे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे. क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई है जो मैंने अभी बोली? इज इट क्लियर टू यू गाइस? लिख लेना, ड्रॉ कर लेना, पर प्लीज मुझे बता दो समझ में आ गया है. इससे एसोसिएटेड मुझे 4-5 चीजें लिखनी है, 6-7 फॉर्मूले लिखने हैं जो आपको पता होने चाहिए. समझ में आ गया है? समझ में आ गया है कि एफिशिएंसी ऑफ एस्टिमेट में जो वेरिएंस का वैल्यू कम होता है, वही वाला सैंपल हमें क्यों लेना चाहिए? नॉट क्लियर? पॉपुलेशन पैरामीटर, यश, पॉपुलेशन पैरामीटर हमने डिस्कस किया था कि किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पॉपुलेशन पैरामीटर, आपको पॉपुलेशन पैरामीटर का मतलब पता है ना यश? वो तो 3-4 क्लास पहले डिस्कस मतलब डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं है.
पॉपुलेशन पैरामीटर की डेफिनेशन मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, अपने नोट्स में देख लेना, लेमन टर्म्स में अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। पॉपुलेशन पैरामीटर होता है जो भी हमें डिस्कस करते हैं ना, मीन, मीडियन, मोड, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। जब हम सारे के सारे डाटा का जितना भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, चाहे 2 करोड़ ऑब्जर्वेशन है, उसका हम जो भी ये पैरामीटर्स निकालते हैं ना, ये फॉर्मूले के थ्रू मीन, मीडियन, मोड, ये सब निकालते हैं, उसको बोला जाता है पॉपुलेशन पैरामीटर। और जब इस पैरामीटर के अंदर से हम थोड़ा सा सैंपल लेके उस कोई भी मीन, मीडियन, मोड या कोई भी फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, उसको बोला जाता है सैंपल स्टैटिस्टिक। ठीक है यश, आपकी क्लास मिस हुई है क्या पॉपुलेशन पैरामीटर वाली? क्योंकि मैंने सब एग्जैक्टली लिखवाया है। आई जस्ट शो इट टू यू। इससे भी पहले होगा वो। आपकी क्लास मिस हुई थी क्या यश, कोई बीच में जो आपने ना रिवाइज की हो? हाँ मैम, मेरे को क्लियर नहीं था ठीक से। मेरे को याद तो है पॉपुलेशन पैरामीटर पढ़ाया था, बट क्लियर याद नहीं आ रहा था। अभी क्लियर हो गया है क्योंकि मुझे वो मिल नहीं रहा है, वो Yes. पेज का है। चलो just draw this and I will make you write theory of this. ऋषभ, अभी आपको क्लियर हुआ जो वेरिएंस लेस होता है वो वाला सैंपल स्टैटिस्टिक हम क्यों लेते हैं? आई होप नाउ इट इज मोर क्लियर, लॉजिकली इट इज मोर क्लियर इन स्टैटिस्टिकल टर्म्स. Okay. Just let me know when you guys are done drawing this diagram. Okay, Yash. If anybody wants me to wait, please let me know. Otherwise, I'll just write down few things associated with this point. चलो, जो हमने अभी बोला उसका क्या मतलब है कि हम लोग जो भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, जो हमने टेबल पे पहले ड्रॉ किए हैं, आई होप आपको याद होगा, उसके अंदर हमारा कम से कम डिस्पर्जन होना चाहिए. सो आई जस्ट राइट दैट दिस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन of an estimator should have smaller and smaller dispersion as the sample size is increased. ठीक है, आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा कि जैसे जैसे हमारा सैंपल साइज इंक्रीज करता है वैसे वैसे हमारा डिस्पर्जन उस एस्टिमेटर का रिड्यूस करता है. सो देन द नेक्स्ट इज दैट द concentration of values of the estimator इन रिपीटेड सैंपल्स, अगर हम बार बार वो सैंपल्स लेके एनालाइज करते हैं तो दैट शुड इंक्रीज इन द नेबरहुड ऑफ द ट्रू पैरामीटर. मतलब हम रिपीटेड सैंपल्स ले रहे हैं तो हमारा जो ट्रू पैरामीटर वैल्यू है, चाहे हम वेरिएंस, इस यहाँ पे हम वेरिएंस की बात, उन सारे पैरामीटर्स, मतलब हम लोग नजदीक जाते जाएंगे पॉपुलेशन पैरामीटर के. सो शुड इंक्रीज इन दी neighborhood of the true parameter value as the sample size increases.
ठीक है, जैसे जैसे n इंक्रीज होएगा, इंक्रीजेस इनडेफिनेटली, वैसे वैसे हम लोगों का जो डिस्पर्जन है वो रिड्यूस होता रहेगा। अभी जो मैंने आपको डायग्राम बनाया है उससे एसोसिएटेड मैं आपको स्टेटमेंट लिखवा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ वी से while estimating the population mean population parameter that we denote, अच्छा population mean हम m से डिनोट करते हैं कि x बार से डिनोट करते हैं? जब पैरामीटर और स्टैटिस्टिक हो रहा था मैंने आपको डिफरेंस बताया था। पॉपुलेशन मीन हम m से डिनोट करते हैं या x बार से डिनोट करते हैं? m से, right? Yes, yes, you remember. So estimating the population mean m with the help of x बार, मतलब हमको सैंपल लेना है, सैंपल का मीन कैलकुलेट करना है और उसकी मदद से हमें पॉपुलेशन के मीन के बारे में कमेंट करना है, इंटरप्रिटेशन करनी है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार, मतलब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन विल बी इंडिकेटेड एज इन द फिगर। और इसी का मैंने आपको ये फिगर डायग्राम ड्रॉ किया है, तभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वी एक्स बार, वेरिएंस इन एक्स बार। जिस भी हमारे एक्स बार में वेरिएंस कम होएगा वही हमारा एफिशिएंट एस्टिमेटर होगा फॉर द पॉपुलेशन पैरामीटर। Just note this down. If there is any problem anywhere, please ask, and if not, just let me know when you are done. Now we'll discuss 6 to 7 formulas associated with this population parameter and with the variance. वो फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, ऑल्दो उन फॉर्मूले से इतना ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। अभी तक जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इस यूनिट में से वो वाले क्वेश्चंस मैंने आपको न्यूमेरिकल नहीं कराए हैं। अभी तक हम सिर्फ पॉइंट एस्टिमेशन कर रहे हैं। कल हम लोग इंटरवल एस्टिमेशन स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं वो इंटरवल एस्टिमेशन से एक्सपेक्टेड होते हैं। इसमें से एक तो थ्योरी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं सैम्पलिंग के बेसिस पे, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, एरर्स जो होती हैं जो हमने इनिशियली डिस्कस किया था, और या फिर आपका थ्योरी आ जाएगा कि बायस्ड, अनबायस्ड, कंसिस्टेंट और एफिशिएंसी के ऊपर थ्योरी आ जाएगी जहां पे आपको ये डायग्राम्स लिखने होंगे, या फिर आपका जो हम थर्ड पार्ट अभी कल स्टार्ट करेंगे इंटरवल एस्टिमेशन न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वहां से आएंगे। तो क्योंकि ये फॉर्मूले हमारे पास गिवन है इसलिए एक बार इन फॉर्मूलेज को हम डिस्कस कर देंगे। क्वेश्चन इसमें से इतना ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं होता है। आई एम नॉट सेइंग नहीं आएगा, आई एम जस्ट सेइंग एक्सपेक्टेड नहीं होता है। Okay, just let me know when you are done writing this, and if there is any doubt, just ask me. Okay, Tanay. Okay, Vishal and Yash. Let's just wait for others. ओके पार्थ, अच्छा कल की क्लास प्लीज अटेंड कर लेना। कल मेरे को कॉलेज जाना है तो मैं आईपैड लेके जाऊंगी, मैं लैपटॉप नहीं लेके जाऊंगी। सो आई रिक्वेस्ट यू डू नॉट मिस टुमारोज क्लास, क्योंकि उसका रिकॉर्डिंग नहीं होएगा, ठीक है? चलो, आई जस्ट स्टार्ट। या somebody wants to say anything? मैम मैं बस ये कह रहा था, कल मैं शायद कॉलेज आ रहा हूँ आई कार्ड लेने ही, तो मैं कर नहीं पाऊंगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं उस टाइम ही आ रहा हूँ। कौन बात कर रहा है ये? तन्मय। तन्मय, आप कॉलेज कितने बजे आ रहे हैं? me too. तन्मय और तने हम साथ में ही आ रहे हैं, हम दोनों कल कॉलेज। कितने बजे आ रहे हो? हम यही 10 के अराउंड ही निकलेंगे। तो 10:30 क्लास में बैठ के पढ़ेंगे, आ जाना क्लास में। ऐसे ठीक है। मैं लिखती हूँ ना, तो मेरे साथ में ऐसे टेबल पे बैठ जाना चेयर लगा के। चलो ओके मैम। चलो ओके क्या होता है? कॉलेज आ रहे हो, साथ हम में नहीं, पढ़ क्योंकि- रहे हो, व्हाट एल्स डू यू वांट? यू शुड बी हैप्पी। मैम क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस 40-50 मिनट्स का है मेरे घर से ना, तो मतलब फिर जल्दी निकल जाऊंगा थोड़ा, फिर ऐसा होगा। या हाँ, फिर तो मैं भी मॉर्निंग की 8:30 to 9:30 क्लास लेके ही निकलूंगी। मेरे घर से भी 40-50 मिनट्स का रास्ता है। मेरे को कॉलेज 11:30 पहुंचना है। आई हैव अ मीटिंग एट 11:30, बट आई विल टेक योर क्लास एट 10:30। वो मैं रास्ते में से तो नहीं ले सकती, तो मैं भी जल्दी ही निकल रही हूँ, ठीक है? ओके मैम। जस्ट लेट मी नो। आई विल बी मैं ग्राउंड फ्लोर पे, आई डोंट नो आप पहले कभी आए हो कॉलेज या नहीं आए हो,
तो जो आपका मेन बिल्डिंग है एडमिन ऑफिस के जस्ट साथ में, उसी के ग्राउंड फ्लोर पे मैं क्लास ले रही हूँ. जस्ट कॉल मी अप प्रायर 10:30, 5 मिनट पहले, सो दैट आई लेट यू नो, या फिर मुझे ग्रुप पे मैसेज कर देना, आई लेट यू नो आई एम इन विच रूम नंबर. ओके मैम. ठीक है. You both are coming, so we'll just take 2 chairs and we'll join and we'll sit on one table. आप लोग साथ में लिख लेना, आपकी तो लाइव क्लास हो जाएगी, बाकी लोग will take their class from their home. Okay? ओके मैम. चलो. So there is one more term that we should be aware of, that is standard error. देखो, हम लोगों ने अभी तक जो वेरिएंस, सैंपल वेरिएंस, अभी लिखना मत समझ लो, जो अभी तक हम लोगों ने सैंपल वेरिएंस डिस्कस किया है, उसका फॉर्मूला वाज 1 divided by n summation of all the values from first till n x minus x bar whole square. ये हमारा सैंपल वेरिएंस है. जब हम इसका अंडर रूट लेते हैं तो पॉपुलेशन पैरामीटर में उसको क्या बोला जाता है? अगर हम इसका अंडर रूट लेते हैं तो पॉपुलेशन पैरामीटर में इसको क्या बोला जाता है? हाँ, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन. बट जब हम इसका अंडर रूट सैंपल में लेते हैं तो सैंपल स्टैटिस्टिक टर्म में इसको स्टैंडर्ड एरर बोला जाता है. इसको स्टैंडर्ड एरर बोला जाता है कि जो हमने सैंपल लिया है उसके अंदर इतना स्टैंडर्ड एरर आ रहा है. ये सारी टर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अभी जब हम इंटरवल एस्टिमेशन कल से स्टार्ट करेंगे, सो उस केस में हम लोगों का ये स्टैंडर्ड एरर आ रहा है, तभी हो जाएगा अरे एरर आ रहा है. सो स्टैंडर्ड एरर इज नथिंग बट दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल जो हम लोगों ने कलेक्ट किया है, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का होता है. So now I'll just write 1 or 2 lines about this, and then we'll discuss 6 to 7 formulae. Okay. So the table that I'll just draw is, so uske andar below the variance of sampling distribution of some of the estimators. एस्टिमेटर्स मतलब जो हम सैंपल स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे. सैंपल स्टैटिस्टिक्स कॉमनली यूज हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे हमने सैंपल स्टैटिस्टिक, एस्टिमेट, एस्टिमेटर, पॉपुलेशन पैरामीटर सारे वर्ड्स को अंडरस्टैंड किया था. सो नाउ वी से दैट, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड वी से that the square root, जो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, उसी के बारे में लिख रही हूँ. The square root of the variance of an estimator is called the standard error of the estimator. ठीक है, this is the standard error of the estimator. Now I'll draw a table, और उस टेबल में हमारे 3 पार्ट्स हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम कौन सा सैंपल स्टैटिस्टिक ले रहे हैं, फिर हम बोलेंगे कि उसका पॉपुलेशन पैरामीटर का सिंबल क्या होता है, और थर्ड पॉइंट हमारा होएगा कि ये जो हमने स्टैटिस्टिक लिया है इसके वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है, इसके वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस ऑफ द स्टैटिस्टिक. सो देयर आर दीज 3 टर्म्स. ओके, नंबर 1 इज, हमने सबसे पहले डिस्कस किया है एक्स मीन, सैंपल स्टैटिस्टिक, सैंपल मीन. इसका फॉर्मूला है 1 divided by n summation I equal to 1 for all n and all the summation of all the sample that we have taken. Population parameter में हम इसको small m से denote करते हैं, and इसका variance हो जाता है divided by n. This is the variance जितना हम लोगों का sample statistic के अंदर आएगा, जितना differ करेगा, मतलब कि हम लोगों का differ कितना करेगा जो ये sample statistic है
फ्रॉम दिस पॉपुलेशन पैरामीटर, वो जनरली हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। क्योंकि अगर हमारा सैंपल में, जैसे हमने बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, उसके बेसिस पे हमने कंक्लूड किया कि जो हमारा सैंपल मीन आता है ना, वो हमारा पॉपुलेशन मीन से एटलीस्ट ये सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का डिफरेंस होता है। तो हम क्या करेंगे, जितना भी हम लोगों का, अगर हमें निकालना है कि हमारा पॉपुलेशन मीन कितना है, जो भी हमारा सैंपल मीन आएगा उसमें हम ये वेरिएंस कंसीडर करते हुए अपना टोटल मीन निकाल लेंगे। समझ आया कि हम टेबल में क्या कर रहे हैं? समझ आया टेबल में हम क्या कर रहे हैं? गाइस, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ये फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस क्या है? ओके, सिर्फ यश को समझ आया? बाकी लोगों को समझ नहीं आया? पार्थ, तनय, तन्मय, विशाल, ऋषभ, एकांश, एक बार रिपीट कर दो। क्या रिपीट करना है? मैम जो लास्ट वाला पार्ट बताया ना भी आपने, वही बस। मैंने ये बोला कि हमारा वेरिएंस कितना आ रहा है सैंपल स्टैटिस्टिक में। हमने बहुत सारे जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए तो हमें पता चला कि इन जनरल जब हम लोगों का जो सैंपल मीन होता है वो हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर से इतना डिफर करता है, इतना डिफरेंस होता है। तो अगर हम लोगों को इस सैंपल मीन के बेसिस पे पॉपुलेशन पैरामीटर के मीन के ऊपर कुछ कमेंट करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि इन जनरल हमारा कितना वेरिएंस आता है इस स्टैटिस्टिक के अंदर, इस एस्टिमेटर के अंदर, जब भी हम पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में कुछ करेक्टली इंटरप्रेट या कमेंट कर पाएंगे। I hope it is clear to all. So next formula we are discussing, that is of sample variance. So this is equal to 1 divided by n, summation I equal to 1 n xi minus x bar whole square. Population पैरामीटर को हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं और इसका जो वेरिएंस आता है that is 2 sigma 4 divided by n, and this is for large samples. अच्छा, एक चीज बताओ, मैंने ये फॉर्मूला लिखा और यहाँ पे साथ में लिख दिया दिस इज फॉर लार्ज सैंपल्स। अगर हमारा सैंपल साइज कम होएगा तो इस वेरिएंस की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए? अगर हमारा सैंपल साइज कम होएगा तो इस वेरिएंस का वैल्यू डिक्रीज होना चाहिए या इंक्रीज होना चाहिए? विकास, डिक्रीज होनी चाहिए। अभी मैंने ये नहीं मैम, नहीं सॉरी, इंक्रीज होनी चाहिए। और इसमें हमने कहा था जैसे जैसे हमारे ओके सो थर्ड इज स्टैंडर्ड एरर। दिस इज सिर्फ एस लिख रहे हैं तो अंडर रूट है, स्टैंडर्ड एरर दैट इज इक्वल टू √1/n summation I equal to 1 for all n xi minus x bar whole square, and population parameter को हम स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा डिनोट करते हैं, एंड इन दिस केस अच्छा इसका बताना जरा मुझे, ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n अगेन फॉर लार्ज सैंपल्स, सो अभी हमने 3 पैरामीटर्स पॉपुलेशन पैरामीटर डिस्कस किए हैं, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। एक बार मीडियन भी देख लेते हैं, ठीक है? अगर हम सैंपल मीडियन निकाल रहे हैं पॉपुलेशन की टर्म्स में, क्योंकि हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, एक चीज मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक्स मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, या एक्स मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड, या एक्स मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो कौन से वाला इक्वेशन होता है? अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, वन, व्हाट अबाउट अदर्स? ठीक है, तो इसका मतलब कि हम लोग जब हम पॉपुलेशन पैरामीटर की बात कर रहे हैं, हमारा मीडियन इक्वल टू मीन होगा, तो हम पॉपुलेशन पैरामीटर में मीडियन को भी स्मॉल m लिख सकते हैं ना, मीन लिख सकते हैं क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल है।
और इस केस में क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर कर रहे हैं, और इस केस में जो हमारा वेरिएंस हो जाएगा दैट विल बी पाई सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n अगेन फॉर लार्ज सैंपल्स। ठीक है, अब सिर्फ हम क्योंकि जो जो हमने पैरामीटर्स यूनिट 1 में डिस्कस किए हैं पॉपुलेशन एसोसिएटेड, सेम हमको यहाँ पे भी देखने हैं सैंपल स्टैटिस्टिक में। तो हमारे 3 पैरामीटर्स और बचे हुए हैं, एक तो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट बचा हुआ है, एक हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट बचा हुआ है। सो अभी हमें उसकी टर्म्स में बात करनी है। सो 4 वी हैव डन, वी आर लेफ्ट विद 3 मोर। सो नेक्स्ट वी आर सेइंग कि हम सैंपल प्रपोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। सैंपल प्रपोर्शन x डिवाइडेड बाय n, हमने कितना वैल्यूज लिया है और फ्रॉम दिस टोटल, तो इसका मैं एक बार लिख भी देती हूँ। से वी आर सेइंग प्रपोर्शन, अगर हम प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में बात करेंगे, सो प्रपोर्शन ऑफ सक्सेसेस इन n ट्रायल्स, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। सो सैंपल प्रपोर्शन हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है, ये हमने स्मॉल p यहाँ पे लिया है। सो पॉपुलेशन पैरामीटर में हम इसको एज पाई डिनोट करेंगे एंड हमारा जो वेरिएंस हो जाएगा दैट विल बी पाई 1 माइनस पाई डिवाइडेड बाय n। हो सकता है ये पॉइंट आपको इतने अच्छे से ना समझ आए, जस्ट नोट दिस डाउन एंड जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस। इसमें से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एक्सपेक्टेड नहीं होता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा सैंपल प्रपोर्शन है, सैंपल प्रपोर्शन मतलब जो हमारा सक्सेस आ रही है आउट ऑफ द टोटल ट्रायल्स, अगर हम प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में देखें तो हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर एंड वेरिएंस ऑफ स्टैटिस्टिक क्या होता है। ठीक है, सो एक बार इसको लिख लो। देयर आर 2 मोर फॉर्मूलेज एसोसिएटेड विद द correlation coefficient and the regression coefficient. Just note this down. अगर कुछ नहीं समझ आया है इसमें, मतलब समझ नहीं आया है क्यों ये फॉर्मूले कर रहे हैं, तो पूछ लो, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। Otherwise there are just 2 more formulae left for the day and we'll start with interval estimation tomorrow. This we were doing point estimation till now. हमने पहले सैम्पलिंग की थ्योरी डिस्कस की, सैम्पलिंग करना क्यों जरूरी होता है, सेंसस में क्या प्रॉब्लम होती है वो डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि हम लोगों का एस्टिमेट, जो हम सैंपल एस्टिमेट करते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, पॉइंट एस्टिमेट एंड इंटरवल एस्टिमेट। फिर अभी हम लोगों ने पॉइंट एस्टिमेशन के पर्सपेक्टिव से ही सारी चीजें डिस्कस की हैं, अनबायस्ड, एफिशिएंट, कंसिस्टेंट। देन वी हैव डिस्कस्ड दिस टेबल, दिस वेरिएंस, एवरीथिंग वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन। टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद इंटरवल एस्टिमेशन, जहां पे हमारा Z टेबल फिर से यूज होएगा। So keep that table handy. We might solve certain questions tomorrow. Just let me know when you are done writing this. Okay, Yash. मैम इससे पहले वाला एक बार पेज ओपन कर दो प्लीज, इससे पहले वाला पेज। ये let me know when you guys are done. Nobody else is done except Yash. सब लिख रहे हैं अभी तक।
सारे स्लो लिख रहे हो? चलो ठीक है. सो नाउ देयर आर 2 मोर फॉर्मूले, वो मैं इसी साइड पेज पे लिख देती हूँ. सो वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग सैंपल स्टैटिस्टिक, population parameter and variance of statistic. ठीक है. अब हमारा बचा है सैंपल कोरिलेशन. सैंपल कोरिलेशन that we denote by small r. Then पॉपुलेशन पैरामीटर. अच्छा, अब मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ, एक बार बड़ा ड्रॉ कर रही हूँ, इसको रो बोलते हैं. ठीक है, इसको रो बोलते हैं. ये पी नहीं है. सो दिस इज रो. ओके, आई ड्रॉ इट अगेन. दिस इज रो. ये पी नहीं है, पी ये है. ठीक है. सो पॉपुलेशन पैरामीटर कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है उसको रो बोलते हैं. एंड जो वेरिएंस आएगा दैट विल बी पाई 1 minus rho square divided by n, and this one minus rho square to the power square. Next is associated with regression coefficient that we define for sample as small b, and जो हम लोगों का population parameter है उसको हम denote कर रहे हैं बीटा से. ठीक है. और इसका जो रिग्रेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला होएगा दैट विल बी एग्जैक्टली सेम जो हम लोगों ने नॉर्मल किया है. बस यहाँ पे हम लोग सारी टर्म्स को स्मॉल ले लेंगे. स्मॉल मतलब हम सैंपल की टर्म्स में बात कर रहे हैं. सो दिस स्मॉल b इज इक्वल टू समेशन ऑफ i इक्वल टू 1n xi माइनस x बार yi माइनस y बार डिवाइडेड बाय समेशन i इज इक्वल टू 1n xi माइनस x बार होल स्क्वायर. ठीक है. एंड यहाँ पे जो हम लोगों का